तो ऐसा नहीं है कि लॉ कंप्लीट सब्जेक्टिव है, इसके अंदर 30 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, राइट। तो ये आपको पास होने के लिए दे दिए मार्क्स, है ना, कि 30 मार्क्स तो आपके ऑब्जेक्टिव में कवर हो जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है कि दैट वुड कम फॉर 1 मार्क ईच, ऐसा नहीं है, इट कुड बी 2 मार्क ईच ऑल्सो, है ना, मतलब 2 नंबर का भी एक एमसीक्यू हो सकता है। अच्छा, एमसीक्यू 2 नंबर का क्यों हो सकता है? क्योंकि उसमें क्या होगा, केस स्टडी आएगी। जैसे हम लोग अभी तुम लोग केस स्टडी करके गए, तुम सब्जेक्टिवली उसका आंसर करते थे, राइट, लेकिन आपने याद होगा हम लोग कंक्लूजन में तो वही लिखते थे ना कि क्या इसको पैसा वापस मिलेगा या इसको पैसा वापस नहीं मिले, ये लायबल है या ये लायबल नहीं है। देखो एट द एंड तो हम कंक्लूजन में ही लिखते थे। अब बस उसको कंक्लूजन को लिखना नहीं है, बट यू हैव टू मार्क द व्हाट कंक्लूजन, मतलब आपको पूरा केस को समझना है, उसका कंक्लूजन को आपको क्या करना है, मार्क करना है। तो आपका टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो गया बेटा? 100 मार्क्स का, जिसमें 30 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑब्जेक्टिव वुड बी 1 मार्क ईच, इट कुड बी 2 मार्क्स ईच ऑल्सो, राइट। एंड 2 मार्क्स वाला जो ईच होगा केस होगा वो दैट वुड बी अ केस स्टडी। जो 1 मार्क होगा दैट वुड बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन इन द सेंस जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़े कि आपको ये फाइल करना आरओसी को विद इन 30 डेज, है ना, तो वो बोल देगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको कितने दिन में डैश फाइल करना है, तो 30, 45 ऐसा करके, तो आप 30 मार्क कर दोगे, राइट। तो 1 मार्क ईच तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, 2 मार्क ईच कैसे क्वेश्चन आएगा, एक पूरा केस स्टडी, आपको केस को समझना है एंड यू हैव टू टिक द राइट आंसर इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म इटसेल्फ, राइट। तो ये आपको पास करा देगा 100%। मतलब ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है अभी, विद 2 या 3 अटेम्प्ट से स्टार्ट हुआ है ये चीज, तो ये आपको पास कराने के लिए ये आया है ना। मैंने आपको क्लैरिफाई भी किया था, लॉ आपका 2 पार्ट में डिवाइड है बेटा, एक कंपनीज एक्ट है और एक कौन सा है बेटा, अदर्स। कंपनीज एक्ट आपका कितना कवर करता है बेटा, 60 मार्क्स, और अदर्स कितना मार्क करता है आपका बेटा, 40। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्टिव है 30 मार्क्स, ये इन दोनों में से मिलाकर आएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि ये जो 30 मार्क का ऑब्जेक्टिव है इसमें से 15 नंबर का आएगा, इसमें 15 आएगा, ऐसा कोई बाइफिकेशन नहीं है ना। वो 60-40 के रेशियो में ही आएगा, बट दैट वुड बी, ये जो 30 होगा दैट वुड बी अ डिफरेंट पैटर्न, है ना। ओके, उसके बाद मैंने आपको ये भी समझाया था कि अदर्स में हमारे पास 4 चीजें हैं पढ़ने के लिए। देयर आर 4 थिंग्स इन दी अदर्स। अदर्स कितने मार्क्स हो गए बेटा, मैंने आपको बता दिया कितने मार्क्स हो गया, 40 मार्क का। कितनी चीजें आएंगी अदर्स के अंदर? एक मैंने आपको बताया था क्या आएगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट। एक मैंने आपको क्या बताया था बेटा, क्या आएगा, एनआई एक्ट। एक मैंने आपको बताया था क्या आएगा, जनरल क्लॉज एक्ट। और एक मैंने आपको बताया था कि ये एक्ट नहीं है, दिस इज अ इंटरप्रिटेशन, या फिर उसको कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ ही बोल सकते हैं हम लोग, है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ। तो मैंने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, आज हम इसको लिखना भी शुरू करेंगे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसा नहीं है कि आपका पूरा वही है जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा था, उसका कुछ आगे का पोर्शन है ना। एनआई एक्ट सबसे सिंपल एक्ट है, जिसमें आपको बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है, चेक पढ़ना है, और आपको प्रॉमिस नोट के बारे में पढ़ना है ना। जनरल क्लॉज एक्ट में देखो हमारे इंडिया में, अच्छा कहीं इंडिया डिफाइन है, इज इंडिया डिफाइंड समवेयर? क्या हमारा इंडिया डिफाइन है? अच्छा, जैसे इंडिया के अगर आप लोअर साइड में देखेंगे तो देयर इज वाटर, है ना, ओशन है सारा, तो हम कितना ओशन ओन करते हैं? जैसे इंडियन ओशन, डू वी ओन द इंडियन ओशन? इंडियन है तो इसलिए इंडियन ओशन नहीं है, ऐसा नहीं है, वी डोंट ओन इंडियन ओशन बेटा। हाँ, मतलब वी जस्ट ओन अप्रोक्सीमेटली अराउंड 20 नॉटिकल माइल्स, सिर्फ एक 20 नॉटिकल माइल तक अपना इंडिया है, उसके बाद इंडिया नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ, तो ऐसा नहीं इंडियन ओशन पूरा अपना है ना। अच्छा, तो इंडिया कहीं ना कहीं डिफाइन है ना, उसका बॉर्डर कहाँ पे खत्म होगा, कैसे होगा, कौन उसको डिफरेंशिएट करेगा, तो इंडिया इज डिफाइंड समवेयर। अच्छा, अब आपने पढ़ा होगा बेटा, जैसे अब तो देखो देयर वोंट बी एनी नीड ऑफ दिस थिंग कि दिस एक्ट विल अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर। अब तो एक सीधा एक लाइन लिखी आएगी, इट विल अप्लाई टू होल ऑफ द इंडिया, है ना, क्योंकि अब तो वो 370 जो आर्टिकल था वो खत्म हो चुका, राइट। अच्छा, अब इसमें समझने वाली क्या चीज आ रही है कि हर जगह लिखा होता है इट्स अप्लाइज टू होल इंडिया। अब इंडिया कहीं ना वहीं डिफाइन होना चाहिए ना, तो जनरल क्लॉज एक्ट ने क्या किया, इंडिया डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन कर दिया जनरल क्लॉज एक्ट ने? क्या डिफाइन कर दिया? इंडिया। अच्छा, उसने इंडिया इसलिए डिफाइन कर दिया, उसने बोला इतने सारे एक्ट्स हैं, है ना, हर जगह वर्ड क्या लिखा आ रहा है, इंडिया, तो एक ही जगह डिफाइन करो ना, वाई टू डिफाइन द इंडिया वर्ड अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट एक्ट्स? उसने बोला कॉन्स्टिट्यूशन एक वर्ड है, ये तो एक जनरल वर्ड हो गया ना। आप समझ, व्हाट इज जनरल, व्हाट इज जनरल? ये ऐसे वर्ड्स हैं विच आर यूज्ड इन एवरी एक्ट्स, बट इट्स नॉट नेसेसरली कि ये एक ही एक्ट में यूज होता है, ये हर एक्ट में क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो देयर आर मेनी वर्ड्स लाइक दिस, इंडिया हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आपका
अच्छा, ये भी हमें समझने की जरूरत है कि इंडिया कौन सा वाला है, मतलब इंडिया 1947 से पहले क्या था, 1947 और 1950 के बीच में क्या था, और 1950 के बाद क्या था। क्योंकि आपको पता है 1947 से पहले इट वाज नॉट इंडिपेंडेंट। 1947 1950 हम लोग उसमें गए भी नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन में, वी वर जस्ट थिंकिंग कि टू गो फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड 1950 अडॉप्टेड द व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन। तो 3 पार्ट में भी इंडिया डिवाइडेड, तो उसको भी समझना है हमें। कुछ लॉज थे जो पहले ही बने थे 1947 से पहले, आपने पढ़ा भी बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना, 1872 में। तो ये भी समझने की जरूरत है कि जो इंडियन लॉ है वो कब से लागू हुआ, मतलब वो 1947 से पहले लागू हुआ या उसके बाद लागू हुआ। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट, अच्छा आपने एक वर्ड पढ़ा होगा एफिडेविट, है ना, हम हर जगह पढ़ते हैं एफिडेविट फाइल करना। एफिडेविट क्या होता है, कोर्ट में आप जाके कसम खाते हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं क्या बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। जैसे अगर लेट सपोज करो कि मेरे से किसी ने बोला कि क्या आप क्या आपके पास कोई घर है, डू यू ओन एनीथिंग, तो मैंने बोला हाँ मेरा घर है, तो वो बोलेगा नहीं, एक काम करो आप लिख कर दो या आप ओन कर दो, तो मैं एक एफिडेविट बनाऊंगा। मैं क्या बनाऊंगा, एक एफिडेविट। तो बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं जिसमें वर्ड क्या मिलेगा आपको, एफिडेविट। अब हर जगह उस एफिडेविट वर्ड को डिफाइन करना टफ है, तो इसलिए हमेशा क्या हुआ, एक एक्ट बना, इसका नाम क्या रखा बेटा इन्होंने, जनरल क्लॉज एक्ट। नाम सजेस्ट कर रहा है बेटा, इसने कुछ नहीं किया, ऐसे जितने भी जनरल वर्ड्स है ना जो बहुत सारे लॉज में क्या होते हैं बेटा, यूज होते हैं, उसको एक ही जगह क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, ताकि आपको हर जगह अलग अलग जाके उसको पढ़ना ना पड़े। तो जनरल क्लॉज एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि फिर रीडिंग दी जनरल क्लॉज एक्ट, उसके बाद ही तो आप उसके जो जनरल डेफिनेशन है हर चीज की, तभी तो आप उसे ट्रैक करोगे, नहीं तो उसे ट्रैक नहीं कर पाओगे। जैसे गुड फेथ है, आपने पढ़ा वो गुड फेथ कितनी जगह यूज होता है, कंपनीज एक्ट में यूज होता है गुड फेथ, यू नो ना व्हाट गुड इज गुड फेथ, गुड बोनाफाइड इंटेंशन, मतलब मेरा इंटेंशन कोई गलत नहीं था। अब गुड फेथ इज वर्ड डिफाइंड इन जनरल क्लॉज एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड इज डिफाइंड इन जनरल क्लॉज एक्ट, एफिडेविट इज डिफाइंड इन जनरल क्लॉज एक्ट, ओथ इज डिफाइंड इन जनरल क्लॉज एक्ट। देयर अच्छा आपका जो लॉ है वो लॉ वर्ड भी डिफाइन है, कहां पे डिफाइन है बेटा, जनरल क्लॉज एक्ट में। तो जनरल क्लॉज एक्ट बना क्यों, मतलब यू आर यू गेटिंग द यू नो द मोटिव ऑफ दिस एक्ट, क्या मोटिव हुआ इस एक्ट का, कि देयर आर मेनी जनरल वर्ड्स विच आर यूज्ड इन मेनी acts. We have almost 3,000 acts in India. To see 3,000 acts and defining each and every general word in every act is not possible. It would create confusion. So India did what? India, it's not only India. Every every country in the world do this thing. जितने भी जनरल वर्ड्स होते हैं लॉ के, वो लोग एक तरफ लेके आते हैं उसको, और उसको कहाँ डिफाइन कर देते हैं बेटा, दे डिफाइन अंडर व्हाट, जनरल क्लॉज एक्ट। तो ये तो एक एक्ट हो गया जिन्होंने डिफाइन कर दिया, ये क्लियर हो गया। हाँ, उसके बाद कुछ ऐसी भी बातें हो सकती हैं लॉ के अंदर जिसमें इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। क्या सकती है बेटा, उसे इंटरप्रेट करने में क्या आ सकती है, अच्छा वो इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब उसको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए रूल्स बने बेटा, क्या बने उसके लिए, और वो रूल्स किस चैप्टर में आपको समझाया गया है बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ। ये कोई एक्ट नहीं है बेटा, ये कोई एक्ट नहीं है, दे आर जस्ट व्हाट बेटा, रूल्स, जो किसने बनाए, कोर्ट्स ने बनाए। किसने बनाया बेटा, कोर्ट को हम लोग जुडिशरी बोलते हैं हमारे हिंदुस्तान में, वी कॉल इट एज व्हाट बेटा, जुडिशरी। तो जुडिशरी ने कुछ रूल्स दिए लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए, किसके लिए बेटा, लॉ को। तो हमने ये पढ़ना क्या किया था, शुरू किया था लास्ट क्लास में, आप एक हेडिंग देंगे आज, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, और हम लोग इसको आज शुरू करेंगे, इस चैप्टर को लिखना शुरू करेंगे, विल स्टार्ट राइटिंग दिस चैप्टर। वैसे आपके सिलेबस का ये सबसे लास्ट चैप्टर है, बट आई नीड टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन दी फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ, ताकि आपको लॉ को पढ़ना सीख सकें आप, राइट। तो आप एक हेडिंग दे देना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। आपने हेडिंग दे बेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अच्छा, व्हाट डू यू मीन स्टैट्यूट्स है बेटा, व्हाट डू स्टैट्यूट्स, वर्ड स्टैट्यूट का मीनिंग क्या है, स्टैट्यूट, तुम इसको स्टैच्यू तो नहीं पढ़ रहे ना बेटा, इट्स स्टैट्यूट्स लॉ। व्हाट डू यू मीन स्टैट्यूट्स इज लॉ, है ना। आपने देखा होगा ना उस पर लिखा था स्टैट्यूटरी वार्निंग, व्हाट इज स्टैट्यूटरी वार्निंग, लीगल वार्निंग, है ना। तो स्टैट्यूटरी इज नथिंग बट इज व्हाट लीगल। जैसे जब आप सिगरेट परचेज करने आती है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि डू नॉट स्मोक, ऐसे देखा होगा ना आप लोगों ने बेटा खरीदते समय। तो दैट इज स्टैट्यूटरी वार्निंग। स्टैट्यूटरी मतलब क्या हो गया बेटा, लीगल, या फिर वी कैन कॉल इट एज व्हाट बेटा, लॉ। तो ये चैप्टर क्या बेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट बेटा, लॉ। क्या हम एक एक्ट पढ़ रहे हैं, नहीं, वी आर रीडिंग व्हाट, रूल्स। क्या पढ़ रहे हैं बेटा,
क्या किस बारे में के रूल्स हैं बेटा? ये कैसे लॉ को पढ़ना है या कैसे लॉ को समझना है, उसके लिए क्या बने बेटा? रूल्स। उसके बाद अगर ये रूल्स बन गए तो आपको एक और चीज क्या समझनी है कि रूल्स, आपने हेडिंग दे दी बेटा, क्या आपने चैप्टर का हेडिंग दे दिया बेटा? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट डालना बेटा, विल स्टार्ट द राइटिंग द चैप्टर नाउ। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग इसका, देयर कुड बी एम्बिग्यूटी। सी आई एम जस्ट गिविंग यू द मोटिव ऑफ दिस चैप्टर, है ना? देयर कुड बी एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी इज AMBUIGUITY, है ना? एम्बिग्यूटी, व्हाट इज एम्बिग्यूटी? व्हाट इज एम्बिग्यूटी? कंफ्यूजन, है ना? एम्बिग्यूटी इज कंफ्यूजन, है ना? तो देयर कुड बी एम्बिग्यूटी while reading the law, while reading the law। अच्छा, व्हाट इज रीडिंग द लॉ बेटा? लॉ को पढ़ते समय देयर कुड बी व्हाट बेटा? एम्बिग्यूटी। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या बनाया बेटा? रूल्स। कॉमा डाल के लिखना 10 to clarify such comma judiciary what do you mean by judiciary beta? Courts, है ना? तो this is made by the courts, judiciary ने बनाया। judiciary has made certain rules to read the law, डन बेटा। फुल स्टॉप डाल दिया आपने। ये जो मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ लिखवाया, दिस इज व्हाट बेटा? दिस जस्ट व्हाई दिस रूल्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, है ना? अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, आप एक हेडिंग देना रूल्स। पॉइंट नंबर 2 में आप एक हेडिंग देना रूल्स। रूल्स को आप दो पार्ट में डिवाइड करना बेटा, डिवाइड द रूल्स इनटू 2 पार्ट्स। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रूल्स, वन इज द प्राइमरी रूल्स, एंड सेकेंड इज सेकेंडरी रूल्स। वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी। अच्छा देखो, जब हम पढ़ते हैं तो देयर कुड बी मेनी डाउट्स, है ना? तो मेरे से एक बच्चे ने ये भी डाउट पूछा कि सर ऐसा क्यों है, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स बनाने की क्या जरूरत था? तो देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है बेटा, कोर्ट्स का, जुडिशरी का बहुत सिंपल सा लॉजिक था। उसने बोला कि पहले आप लॉ को इंटरप्रेट करोगे तो पहले प्राइमरी यूज करोगे, सेकेंडरी यूज करोगे? प्राइमरी। अगर आपको वहीं से क्लैरिफिकेशन हो गई तो आपको कहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ गए ना? तो मतलब उसने प्राइमरी सेकेंडरी क्यों बनाए? ताकि आपको पता लगे पहले कौन से रूल्स पढ़ने और उसके बाद कौन से पढ़ने। अगर आपको तब भी समझ में आया तो आप कहाँ चले जाओ? सेकेंडरी रूल्स। ये समझ में आ गया? तो दो तरह के रूल्स बना दिए बेटा, क्या? एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। विल राइट द थर्ड पॉइंट नाउ, विल राइट द थर्ड पॉइंट ऑफ द today's topic, primary rules। तो we're starting what beta? We are starting with the what? Primary rules। तो write the first rule in the primary rule बेटा। आप ध्यान से heading देना है ना? Writing the first rule in the primary is the rule of literal construction। What is the first rule बेटा of the interpretation of laws? is rule of literal construction। अच्छा, now to understand it, है ना? मतलब अभी हम उसको पढ़ना क्यों शुरू करें और लिखना क्यों शुरू करें, पहले उसको हम समझ लेते हैं। अच्छा देखो, नाम ही से इसका रूल ऑफ व्हाट इज लिटरल? लिटरल इज लिटरेचर। लिटरल वर्ड कहां से आया बेटा? लिटरेचर, मतलब जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो पहला रूल यही बोलता है, पहला रूल क्या कहता है कि भैया जो पहले आपको कंफ्यूजन होगी कब? जब आप पढ़ोगे। आप जब तक उसे पढ़ोगे ही नहीं तो थोड़ा ना कंफ्यूजन आएगा। तो सबसे पहला तो आपको क्या करना है बेटा? पढ़ना है। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले तो दिमाग को बिल्कुल एकदम रख के उसको पढ़ना शुरू कर दो, लॉ में क्या लिखा है। हाँ, अगर आपको लॉ को पढ़ के कुछ कंफ्यूजन आता है, अगर लॉ को पढ़ के क्या आता है? कंफ्यूजन आता है, तो इस रूल को छोड़ दो, आगे वाले रूल्स में आ जाओ। और अगर आपको उसको पढ़ के कोई कंफ्यूजन नहीं आता है तो बस उसको पढ़ के आप आगे समझ के और आगे चले जाओ। तो सबसे पहले तो कोर्ट ने सिंपल बोला कि सबसे पहले किसी की चीज को अगर आपको समझना है, मतलब कितनी बेवकूफी वाली बात थी, है ना? कोर्ट में तो क्या बोल रहा है, मतलब, है ना? मतलब कह रहा है कि सबसे पहले अगर आपको किसी चीज को समझना है तो आप उससे पहले क्या करो? पढ़ो, लिटरली पढ़ो। व्हाट इज लिटरली? पढ़ो, जो लिखा है एज इट इज उसको पढ़ दो, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, बिल्कुल एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। हाँ, अगर पढ़ने के बाद आपको क्या आती है बेटा? कंफ्यूजन आती है, एब्सर्ड मीनिंग आता है। कैसा मीनिंग आता है बेटा? एब्सर्ड, मतलब एकदम इलॉजिकल मीनिंग सा निकल के आ रहा है, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, अरे ये तो लॉ का इंटेंशन ही नहीं है।
जैसे नॉट टू गो इनटू एनी यू नो काइंड ऑफ डिबेट राइट नाउ, जैसे जो अभी चल रहा है हमारे देश में व्हाट द कैब है ना, सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो पास होकर अब जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बन गया, तो उसको लोग अब अपने तरीके से हर एंगल से उसे क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो सम आर सपोर्टिंग इट, सम आर डिफेंडिंग इट, है ना। तो ये क्या है, व्हाट पीपल आर डूइंग, इंटरप्रेट तो कर रहे हैं। लोगों ने, सबने उसको क्या पढ़ा, लॉ को क्या पढ़ा, लॉ को क्या किया, पढ़ा, किसी ने उसको कुछ और समझा, किसी ने कुछ और समझा, ठीक है। लॉ पार्लियामेंट ने अपना इंटेंशन बता दिया कि देखो मेरा इंटेंशन था। जब अमित शाह प्रेजेंटेड द बिल, उसने अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी इन दी पार्लियामेंट, इन द फ्रंट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, बाय गिविंग ऑल द आंसर टू द ऑपोजिशन, राइट। अब उसके बाद अगर फिर भी उनको कंफ्यूजन है, व्हाट दे हैव अ राइट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, एंड आपको पता होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जा भी चुका है। प्रेजेंटली 60 पिटीशन हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द लॉ, 60 पिटीशंस जो कह रहे हैं कि इसको पढ़ने में दिक्कत है, इन्होंने गलत बनाया लॉ। तो 60 पिटीशंस पेंडिंग इन दी कोर्ट। उन्होंने स्टे के लिए एप्लीकेशन लगाई थी कि स्टे कर दो इसको को पूरे लॉ को, बट सुप्रीम कोर्ट नॉट स्टेइंग द लॉ, हैज गिवन द डेट इन द जनवरी इटसेल्फ कि हम जनवरी में इसको कोर्ट को क्या कहते हैं सुन लेंगे, एंड विल डिसाइड वेदर दिस लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको किसी चीज को समझना है तो आप उसे क्या करो बेटा, पढ़ लो। तो सबसे पहला रूल क्या, व्हाट इज द फर्स्ट रूल बेटा, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। ये कब अप्लाई करेगा, कब अप्लाई नहीं करेगा, अगर पढ़कर समझ में आ जाता है तो ये रूल अप्लाई कर जाएगा, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आता, जो मीनिंग निकल रहा है वो क्या हो रहा है, एब्सर्ड हो रहा है, इलॉजिकल हो रहा है, और जो प्रोविजन, जो लॉ बना है वो खुद ही डिफीट हो रहा है। जो लॉ बना है वो क्या हो रहा है, डिफीट। समझते हो व्हाट इज डिफीट, हाँ, मतलब उसका बनाने का ऐसा लग रहा है पर्पस ही क्या था यार, फिर मतलब द पर्पस ऑफ द लॉ इज गेटिंग डिफीटेड, तो वहां पर ये रूल अप्लाई नहीं करेगा। डन। तो हम लोग इसका फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन का। बेटा देखो मैंने आपको पहले भी समझाया था इन द फर्स्ट क्लास इटसेल्फ कि देखो पूरा बुक में सब कुछ है, बट आई जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको हर चीज लिखवाऊंगा, है ना, तो ताकि आपको बुक की जरूरत भी ना पड़े। आई विल गिव यू एवरीथिंग इन द वेरी सिंपल एंड क्लैरिफिकेशन लैंग्वेज, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, रूल ऑफ व्हाट बेटा, रूल ऑफ व्हाट, लिटरल कंस्ट्रक्शन। तो इसका पॉइंट नंबर 1 लिखना, द वर्ड सेंटेंसेज एंड फ्रेजेस, द वर्ड सेंटेंसेज एंड फ्रेजेस, तो जो ये वर्ड्स लिखे हैं, सेंटेंसेज लिखे हैं, या जो ये फ्रेज लिखे हैं ऑफ अ स्टैट्यूट, phrases of a statute. What is statute here beta, law of a statute, should be read in point number A, should be read in point number A, ordinary meaning, point number 2 natural meaning, point number 3 grammatical meaning। आपको समझ में आया बेटा। तो लॉ ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन ने क्या बोला आपको, सारे वर्ड्स, सारे सेंटेंस, सारे फ्रेज कितने तरीके से पढ़ने बेटा, 3, ऑर्डनरी मीनिंग की तरफ से, नेचुरल मीनिंग की तरफ से, और ग्रामेटिकल। अच्छा ना, व्हाट डू ऑर्डनरी मीनिंग, जो ऑर्डनरी मीनिंग जो डिक्शनरी में उसका मीनिंग है, दैट इज ऑर्डनरी मीनिंग। और व्हाट इज नेचुरल मीनिंग, जो लोग समझते हैं उस वर्ड को, नेचुरल मतलब जो आपके उस वर्ड को क्या करते हैं लोग समझते हैं, है ना। एंड लास्ट इज व्हाट बेटा, ग्रामेटिकल। ग्रामेटिकल तो आप समझते हो बेटा, क्योंकि अच्छा ग्रामर क्या आपके पढ़ने में आपको चेंज कर सकता है, हाँ, इट कुड बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो आपको तीनों तरीके से पढ़ना है उसको, ऑर्डिनरी मीनिंग से, नेचुरल मीनिंग से, एंड व्हाट बेटा, ग्रामेटिकल मीनिंग से, राइट। एक बार फटाफट याद भी कर चले। सबसे फर्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा बेटा, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। वो क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द वर्ड्स, द सेंटेंसेज एंड द फ्रेजेस शुड बी रेड इन देयर ऑर्डिनरी, नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग। एक बार दोबारा पढ़ लें, क्या क्या याद हुआ बेटा, द वर्ड, सेंटेंसेज, फ्रेजेस आर टू बी रेड इन देयर ऑर्डिनरी, नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग। पॉइंट नंबर 2, प्राइमा फेशिया, स्पेलिंग आप यहां से देख लीजिएगा बेटा, प्राइमा फेशिया, कॉमा, the law should be used, prima facie the law should be read in technical meaning also, the law should be read in technical meaning also। now what is technical here beta, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, दिस अ वर्ड बेटा सिक्योरिटी। अच्छा सिक्योरिटी का कोई टेक्निकल मीनिंग है इन अकाउंट्स,
इज देयर एनी टेक्निकल मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी वर्ड इन अकाउंट्स? स्टॉक एंड इसका जो सिक्योरिटी का मतलब है अकाउंट से वो क्या है बेटा? शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सब मीनिंग है ना। तो जब आप सिक्योरिटी वर्ड पढ़ोगे अकाउंट्स में तो उसको टेक्निकली पढ़ोगे या उसको एक ऑर्डिनरी नेचुरल मीनिंग दोगे बेटा? टेक्निकल। ऑफ कोर्स सिंपल है, मतलब जहां पर जरूरत है प्राइमा फेशिया। अच्छा, व्हाट इज प्राइमा फेशिया बेटा? जो देखते ही आपको समझ में आता है। तो आप जैसे ही देखो एक वर्ड को, अगर आपको लगता है उसको कैसा मीनिंग देना है? टेक्निकल, तो आप उसको कौन सा मीनिंग दो बेटा? टेक्निकल। पॉइंट नंबर 3, if the language gives you if the language gives you unambiguous, ये स्पेल है इसका बेटा UNAMBIGUOUS, unambiguous, and gives you unambiguous and plain meaning, plain, 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 comma, meaning does not result into absurdity, meaning does not result into absurdity, ABSUR, absurdity, meaning does not result into absurdity, comma, there is no defeat of provision of any law, there is no defeat is DEFEAT, है ना, defeat of provision of any law, comma, then the law should be read in its clear meaning. Then the law should be read in its clear reading. What is clear reading? What do you mean by clear reading? What do you mean by clear reading? कब एक आपको लॉ को बिल्कुल क्लियरली रीड करके छोड़ देना बेटा? कब एक लॉ को आपको क्लियर रीडिंग करके छोड़ देना है? जब तीन चीजें होंगी, जब लैंग्वेज प्लेन है और अनएम्बिगुअस है। जब लैंग्वेज क्या है बेटा? प्लेन है और क्या है? अनएम्बिगुअस है। पॉइंट नंबर 2 बेटा, कोई किसी भी तरह से एब्सर्डिटी नहीं है। कोई भी तरह से क्या नहीं है बेटा? एब्सर्डिटी नहीं है। तीसरा पॉइंट बेटा, कोई भी प्रोविजन ऑफ लॉ क्या नहीं हो रहा? डिफीट नहीं हो रहा। तो आपको उसको क्लियर मीनिंग से पढ़ लेना है या उसको आपको बहुत अलग तरीके से देखना है बेटा? लॉ को पढ़ना है क्लियर मीनिंग से पढ़ लेना, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत नहीं है। एक बार याद करें, फर्स्ट रूल, प्राइमरी रूल कौन सा पढ़ा बेटा हमने? फर्स्ट रूल क्या पढ़ा बेटा हमने? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। अच्छा, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा? ऑल द वर्ड्स, sentences, phrases are to be read in their ordinary, natural and grammatical meaning. Point number 2 क्या पढ़ा बेटा हमने? Prima facie, it could also be read in which meaning? Technical nature. Point number 3, when the law is to be read in the clear meaning? When there is no the language is plain and unambiguous. Point number 2, the meaning is not absurd. And point number 3, there is no defeat of the provision of law. Then it has to be read in what beta? Clear reading, right? And we write the fourth point beta. It is based on the maxim. Point number 4th. It is based on the maxim. Maximum समझ रहे, what is maxim beta? Saying, है ना? Maxim क्या है? Absolutia sententia expositore non indigent. Absoluta sententia expositore non indigent. Absoluta sententia expositore चटोरे. Absoluta sententia expositore non indigent. इट्स इंडिजेट है ना, इंडिगो मत बोल देना बेटा, है ना। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? देखो, बहुत सिंपल सा लेटिन वर्ड्स है, सिंपल सा मीनिंग है। वो कहता है अगर एक वर्ड प्लेन है, प्लेन समझते बेटा? वर्ड इज प्लेन, पढ़ के समझ में आ रहे हैं तो आपको और कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है।
वही जो हम पढ़ रहे लिटरल कंस्ट्रक्शन। जब लैंग्वेज प्लेन है तो आपको कुछ और एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, आप उसको बस प्लेन पढ़ के छोड़ दो, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो उसको हम लोग लैटिन वर्ड्स में क्या बोलते हैं बेटा, व्हाट डू यू कॉल इट इन द लैटिन वर्ड्स, एब्सोल्यूटा। अच्छा देखो नाम भी सजेस्ट कर, सेंटेंटी इज अ सेंटेंस। सेंटेंटी मतलब क्या हो गया बेटा, सेंटेंस। एब्सोल्यूट मतलब पढ़ के समझ में आ रहा है। एक्सप्लिसिटोरे मतलब आपको फिर उसको एक्सप्लिटोरे नॉन इंडिजेंट मतलब आपको उसको और फिर एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। व्हेन यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन द सेंटेंस, व्हेन यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन द सेंटेंस, क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है बेटा ये, जब वो एब्सोल्यूट है कब आपको एक सेंटेंस को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जब एब्सोल्यूट है कब एक चीज को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ के समझ में आ रहा है। जब एक चीज पढ़ के समझ में आ रही है तो उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग इंडियंस हम क्या करें, है ना। मैं दोबारा बोलूं, क्या क्या इस मैक्सिमम का मतलब कैसी नॉर्मल सा मतलब है इस मैक्सिमम का, क्या अगर सेंटेंस क्या है, एब्सोल्यूट है, तो उसको और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको कैसे याद करोगे बेटा, सेंटेंटिया एब्सोल्यूटा सेंटेंटिया। एब्सोल्यूटा क्या मतलब है इसका, सेंटेंस है वो एब्सोल्यूट है। एक्सप्लिसिटोरे नॉन इंडिजेट क्या मतलब है इसका, उसको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। एक्सपोजिटोरे नॉन इंडिजेट, आपको याद होगा बेटा, याद करना इजी हो गया ना। मतलब जहां पर एक सेंटेंस आपका एब्सोल्यूट है वहां पर आपको उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। कब आपको उस एक सेंटेंस को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, जब वो एब्सोल्यूट नहीं है, जब वो एम्बिगुअस है, जब उसमें प्रोविजन डिफीट हो रहा है किसी लॉ का, जब एब्सर्ड मीनिंग आ रहा है, तो आपको उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, नहीं तो आपको उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या याद हो, फटाफट बोल दो ना, बोलो बेटा, बोलो साथ साथ बोलो, एब्सोल्यूटा, एब्सोल्यूटा सेंटेंटिया। फिर दो वर्ड याद हुए, पहले पहले दो वर्ड याद हुए, एब्सोल्यूटा सेंटेंटिया। क्या याद हुआ, एब्सोल्यूटा सेंटेंटिया, क्या मतलब है इसका, सेंटेंस एब्सोल्यूट है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब हुआ, एक्सपोजिटोरे, एक्सपोजिटोरे नॉन इंडिजेंट, एक्सपोजिटोरे नॉन इंडिजेंट, जहां पर सेंटेंस एब्सोल्यूट है आपको उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डन बेटा। अब हम लिखेंगे फिफ्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर फिफ्थ लिखेंगे बेटा, द रूल ऑल्सो सजेस्ट, पॉइंट नंबर फोर्थ जो भी नेक्स्ट फिफ्थ बन रहा है, राइट। द रूल ऑल्सो सजेस्ट, पॉइंट नंबर वन, natural and grammatical meaning, natural and grammatical meaning, natural and grammatical meaning। ध्यान से पढ़ना, इंटेंशन और डिक्लेयर्ड पर्पस ऑफ स्टैट्यूट, क्या मतलब है इसका बेटा, एक्सप्रेस इंटेंशन और डिक्लेयर्ड पर्पस ऑफ स्टैट्यूट, क्या मतलब है बेटा इसका, जो लॉ बना है उसका इंटेंशन क्या है। अगर वो क्लियर है, अगर वो क्या है बेटा, क्लियर है, तो आपको उसको कैसे पढ़ना है बेटा, नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग में। हाँ, अगर कोई इनकंसिस्टेंसी आ रही है, बोलिए इनकंसिस्टेंसी आ रही है, मतलब उसको पढ़ने में क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, या फिर एब्सर्डिटी आ रही है। व्हाट इज एब्सर्डिटी आ रही है बेटा, इलॉजिकल मीनिंग आ रहा है। रिपजनेंसी आ रही है बेटा, क्या आ रही है बेटा, रिपजनेंसी, हाँ बेटा नाम है इसका वर्ड का, रिपजनेंसी आ रही है। व्हाट इज रिपजेंसनी, रिपजनेंसी, क्या मतलब है इसका बेटा, इसका मतलब भी सेम हुआ कि मतलब जो लॉ बना है उसका जो पर्पस है वही क्या हो रहा है, डिफीट हो रहा है। या इनकंसिस्टेंसी आ रही है तो फिर आपको उसको एक्सटेंडेड मीनिंग देना है। कैसा मीनिंग देना है बेटा, कब आपको नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग देना है, कब आपको नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग देना है, जब उसका जो स्टैट्यूट का पर्पस है वो क्या है बेटा, क्लियर है। कब आपको एक लॉ को नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग देना है बेटा, जब इंटेंशन ऑफ द लॉ इज क्लियर। कहां पर आपको उसका मीनिंग को एक्सटेंड करना पड़ेगा, जहां पर एब्सर्डिटी है, रिपजनेंसी है, या फिर क्या है बेटा, इनकंसिस्टेंसी है, तो फिर आपको उसको उस तरीके से ना पढ़ के आपको उसको क्या देना पड़ेगा बेटा, एक्सटेंडेड मीनिंग। आपको क्लियर हुआ बेटा, कब एक लॉ को आपको उसको नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग पढ़ना है, कब एक लॉ को, जब लॉ का जो इंटेंशन है वो क्या है, क्लियर है। तो लिख दो इसके अंदर, क्या लिखेंगे, व्हेन द इंटेंशन ऑफ द लॉ, बेटा जो हमने वर्ड लिखा बेटा नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग, इसी के अंदर लिखेंगे हम लोग।
हमने लिखा ना द रूल ऑल्सो सजेस्ट पॉइंट नंबर 1 नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग, इसके अंदर लिखेंगे है ना, व्हेन द इंटेंशन ऑफ द लॉ इज क्लियर देन द लॉ शुड बी रेड इन, देन द लॉ शुड बी रेड इन नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग। कब आपको एक लॉ को नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग में पढ़ना है बेटा, बोलो ना, कब एक लॉ को आपको नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग में पढ़ना है? जब लॉ का इंटेंशन क्या है, क्लियर है, फुल स्टॉप। द लॉ इज टू बी गिवन अ एक्सटेंडेड मीनिंग, द लॉ इसी के अंदर फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही है ना बेटा, द लॉ इज टू बी गिवन द एक्सटेंडेड मीनिंग। कब आपको उस लॉ को एक्सटेंड मीनिंग देना है बेटा? व्हेन देयर इज, कॉमा डाल के लिखना, द लॉ इज टू बी गिवन अ एक्सटेंडेड मीनिंग, कॉमा, व्हेन इट रिजल्ट इन absurdity, comma, repugnancy, हाँ, the law is to be given, बेटा मैं याद थोड़ी ना करके आया हूं, क्या वो लिखवा है बता दो। आपको लॉ को एक्सटेंड मीनिंग कब देना है? when it result into what बेटा? absurdity, comma, repugnancy, comma, inconsistency, full stop। ये क्लियर हो गया बेटा? पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे हम लोग बेटा, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे बेटा हम लोग। 2 मिनट बेटा बहुत टाइम हो जाता है, 2 मिनट तो बहुत होता है। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे बेटा, पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं बेटा हम लोग अब। टेक्निकल वर्ड्स इन टेक्निकल सेंस, टेक्निकल वर्ड्स इन टेक्निकल सेंस। अच्छा ये तो बहुत सिंपल है, व्हाट आर टेक्निकल वर्ड्स इन टेक्निकल सेंस? जो टेक्निकल वर्ड है उसको टेक्निकल सेंस में पढ़ना है, ये तो कोई बोलने वाली बात थी। इसके अंदर हम कुछ नहीं लिखते क्योंकि सिंपल सा है, टेक्निकल वर्ड्स इन टेक्निकल सेंस। अच्छा इसका एग्जांपल दे दो बेटा, क्या मतलब? अगर सिक्योरिटी वर्ड को पढ़ना है आपको, किसमें सिक्योरिटी वर्ड को पढ़ना है आपको? अकाउंट्स में। तो आप उसको एक नेचुरल ग्रामेटिकल मीनिंग दोगे या उसको टेक्निकल मीनिंग दोगे? टेक्निकल मीनिंग दोगे। अगर आपको विल पढ़ना है, मैंने विल बना दिया अपनी, तो इस विल को आप कौन सा मीनिंग दोगे? टेक्निकल। क्या वर्ड मीनिंग, क्या मीनिंग है इसका? मैंने विल लिख दी, मैंने वसीयत बना दी, मतलब मेरे मरने के बाद सारी जमीन जायदाद कुणाल की, लायबिलिटी तो सारी कुणाल की। पॉइंट नंबर 3, exact meaning preferred to loose meaning. Point number 3 is exact meaning preferred to loose meaning. बहुत सिंपल सा इस मीनिंग है इसका भी, एग्जैक्ट मीनिंग प्रेफर्ड टू लूज मीनिंग। आपको एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं या एक आध मीनिंग होता है? बहुत सारे। तब उसको जो उसका एग्जैक्ट मीनिंग दोगे या सारे मीनिंग दे दोगे उसको? आप समझे, जो सेंटेंस पढ़ के उसका एग्जैक्ट मीनिंग आता है वही दोगे ना, जो उसके बाकी लूज मीनिंग है उसको आप क्या कर दोगे? इग्नोर कर दोगे। There is a word which has many, जैसे I am going toward a well, I am going towards a well, क्या मतलब है इसका? मैं कुआं भी हो सकता, कुआं ही होगा ना। I am going towards the well, well के बहुत सारे मीनिंग है। अब इस सेंटेंस के अंदर एग्जैक्ट वर्ड क्या है? कुआं। तो वही मीनिंग दोगे, लूज मीनिंग दे दोगे उसका? एग्जैक्ट मीनिंग प्रेफर टू वर्ड बेटा, लूज मीनिंग। इसके अंदर लिखना बेटा सेकेंडरी मीनिंग, सेकेंडरी मीनिंग इसी के अंदर बेटा सेकेंडरी। आप समझते बेटा सेकेंडरी मीनिंग दूसरे मतलब उसके है ना। सेकेंडरी मीनिंग आर टू बी इग्नोर्ड या आर नॉट टू बी प्रेफर्ड, आर नॉट टू बी प्रेफर्ड व्हेन द एग्जैक्ट मीनिंग, सेकेंडरी मीनिंग्स आर नॉट टू बी, सॉरी क्या लिखा? सेकेंडरी मीनिंग्स आर टू बी इग्नोर्ड व्हेन एग्जैक्ट मीनिंग clears the intention of statute, when exact meaning clears the intention of statute। क्या मतलब है इसका बेटा? जब पढ़ के एग्जैक्ट मीनिंग देख के आपको उसका इंटेंशन समझ में आता है तो आपको उसको सेकेंडरी मीनिंग देने का जरूरत नहीं है। बस वी एंड द रूल, फर्स्ट रूल हमारा एंड करते हैं हम लोग बेटा। क्या रूल हुआ बेटा? हम लोग प्राइमरी रूल सीख रहे हैं। अच्छा हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? व्हाट यू आर रीडिंग बेटा? हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ। उसके 2 रूल्स हुए, कौन कौन से बेटा? एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। हमने कौन से लिखने शुरू करे बेटा? प्राइमरी। प्राइमरी का फर्स्ट क्या लिखा बेटा हमने?
जो हमने लिखा बेटा ये 4 मार्क्स का आएगा बेटा। देयर कुड बी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। कोई घुमा फिरा क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल एक एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, राइट द व्हाट बेटा, रूल ऑफ शॉर्ट नोट ऑन द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। मैंने आपको पॉइंट वाइज लिखवाया, पॉइंट वाइज लिख के आने का। सबसे पहला क्या लिख याद किया बेटा हमने, द वर्ड सेंटेंसेस फ्रेजेस आर टू बी रेड इन देयर ordinary, natural and grammatical meaning. Prima facie, if it involves technical meaning, then give it a technical meaning. Point number 3, when the language is clear, plain, it is not ambiguous, it does not defeat the provision of law, and there is no absurdity while reading it the law, then it should be read in the clear meaning, है ना। What is the fourth point हमने लिखा बेटा, इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम। मैक्सिम इजी है पढ़ना। अगर सेंटेंस एब्सोल्यूट है तो आपको इसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। एब्सोल्यूटा, एब्सोल्यूटा, सेंटेंटिया, एक्सपोजिटोरे, नॉन इंडिजेट। एक्सपोज करने का जरूरत नहीं है। क्यों एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि उसका मीनिंग एब्सोल्यूट है, तो उसको आपको और एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। एक्सपोजिटोरे, नॉन इंडिजेंट, वो रिक्वायर्ड नहीं है। और फिर हमने फिर लिखा, रूल ने कुछ और बातें बताई। कितनी बातें बताई? 3 बातें लिखवाई मैंने आपको। पहला, नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग। जब क्लियर है, वही बात है, जब क्लियर है, कोई रिपजेंसी नहीं है और रिपजेंसी नहीं है, कोई एब्सर्डिटी नहीं है, कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है वाइल इंटरप्रेटिंग द लॉ, तो आपको उसको उसी तरह पढ़ देना है और कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग देना, एक्सटेंडेड मीनिंग देने का जरूरत नहीं। पॉइंट नंबर 2, जहां टेक्निकल वर्ड है उसको टेक्निकल सेंस में पढ़ना है आपको। पॉइंट नंबर 3, एग्जैक्ट मीनिंग देना है या आपको सेकेंडरी मीनिंग देना है? अब एग्जैक्ट मीनिंग देने के बाद जब लॉ क्लियर होता है तो आपको सेकेंडरी मीनिंग को देखने का जरूरत नहीं है। तो दिस इज व्हाट रूल नंबर 1 बेटा, व्हाट रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। विल राइट द सेकंड रूल नाउ। Let the second rule, rule of reasonable construction. Rule of reasonable construction. Rule of reasonable construction. अच्छा, बड़े ध्यान से बात सुना। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन अच्छा कब अप्लाई नहीं होगा मुझे बताओ। 3 बातें रट दो बेटा। कब रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई नहीं होगा? जब एम्बिग्यूटी है, जब एब्सर्डिटी है, जब देयर इज अ डिफीट ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई। अच्छा, जब वो अप्लाई नहीं होगा तो क्या अप्लाई होगा? नीचे वाले रूल्स। तो क्या अप्लाई होगा बेटा? नीचे वाले रूल्स। तो पहला रूल पढ़ते हैं हम लोग जो नीचे आएगा, रूल ऑफ व्हाट बेटा? अच्छा, पहले हम वही बात करें, व्हाट इज रीजनेबल। व्हाट इज रीजनेबल? जैसे हमने एक सेंटेंस पढ़ा और हमें उसके बहुत सारे मीनिंग आ रहे हैं, तो मुझे कौन सा मीनिंग देंगे बेटा? जो रीजनेबल है। व्हाट इज रीजनेबल है? जो सही फिट कर रहा है उस पर। आप समझ रहे हो बेटा? जब पढ़ के एक से ज्यादा मीनिंग आ रहे हैं तो आप कौन सा मीनिंग दोगे? जो पढ़ के सही क्या हो रहा है, फिट हो रहा है, जो रीजनेबल लग रहा है वही लगाओगे, या जो अनरीजनेबल लग रहा है वो बताओगे बेटा? जो रीजनेबल है। अगर एब्सर्डिटी आ रही है, क्या आ रही है बेटा? व्हाट इज एब्सर्डिटी? इलॉजिकल आ रहा है, तो आप एब्सर्डिटी वाला मीनिंग दोगे या लॉजिकल वाला मीनिंग दोगे? आप एक्सटेंडेड पढ़ोगे या उसको उसी तरह से पढ़ोगे? एक्सटेंडेड वर्जन में पढ़ोगे। ये समझ में आया बेटा? तो पॉइंट नंबर 1 लिखना है इसका बेटा, the statute must lead to a sensible meaning. The statute must lead to a sensible meaning. अच्छा, what is statute must lead to a sensible meaning? एक statute को अगर आप पढ़ोगे तो किस तरीके से पढ़ोगे उसके बेटा? लॉजिकल मीनिंग। सेंसिबल मीनिंग मतलब क्या होगा बेटा? लॉजिकल। सेंसिबल इसका मतलब यही है ना। इसके अंदर लिखो पॉइंट नंबर 2, if two meanings are possible, if two meanings are possible, if two meanings are possible, क्या मतलब इस लाइन का बेटा? अगर एक सेंटेंस को पढ़ के कितना मीनिंग आ रहे हैं? 2, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना इसको। if two meanings are possible, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना। one is absolutely vague. One is absolutely vague। क्या मतलब है इसको बेटा? मतलब ये वाला मीनिंग तो बिल्कुल इसमें फिट बैठता ही नहीं है। वन इज एब्सोल्युटली व्हाट बेटा? वेग। और दूसरी तरफ लिखोगे बेटा क्या? द अदर वन इज सर्टेन एंड मीनिंगफुल। अदर वन इज सर्टेन एंड मीनिंगफुल। अच्छा, 2 मीनिंग निकल रहे हैं, एक वेग और एक मीनिंगफुल। एक कौन सा निकल रहा है बेटा? वेग। और एक क्या निकल रहा है? मीनिंगफुल। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, मैं दोबारा देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल था वो। मैंने आपको लिखवाया भी था, आई एम गोइंग टू सेल
माई डॉग along with my wife। अब इसके दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं बेटा, एक मीनिंग निकल के आ रहा है, दो मीनिंग निकल के आ रहा है। एक मीनिंग क्या निकल रहा है? वेग क्या है? वेग क्या है इसमें? हाँ मतलब डॉग के साथ बीबी गई, वो वेग मीनिंग है। दूसरा मीनिंग क्या है? सेंसिबल मीनिंग है कि हम वाइफ के साथ डॉग को बेचने जा रहे हैं। तो आप कौन सा वाला मीनिंग लेके चलोगे? जो सेंसिबल है, जो वेग है? सेंसिबल है। अगर आप एक सेंटेंस पढ़ते हो और सेंटेंस के दो मीनिंग आते हैं, एक सेंटेंस पढ़ते हो उसके क्या आते हैं बेटा? एक मीनिंग क्या है? एब्सोल्युटली क्या है? वेग है। व्हाट इज वेग? वेग का मतलब पता है? व्हाट इज वेग? अनक्लियर है, बेकार है। एंड सेकंड और सेकंड दूसरा मीनिंग क्या है? दूसरा मीनिंग क्या है? बिल्कुल सर्टेन है, मीनिंगफुल है। तो आप उसको किस तरह पढ़ोगे? मीनिंगफुल वाले से या वेग वाले से? तो लिखना देन, नेक्स्ट लाइन से लिखना देन द अदर वन शुड बी फॉलोड। देन द अदर वन शुड बी फॉलोड। अदर वन समझ गया ना बेटा? कौन से वाला? जिसका मीनिंग सर्टेन है उसको फॉलो करना है, जिसका मीनिंग सर्टेन नहीं है उसको फॉलो नहीं करना। अच्छा, तो हमने कौन सा रूल लिखा बेटा? फटाफट बोलो, फटाफट। क्या क्या रूल ऑफ? अच्छा, ये क्यों अप्लाई हो रहा है? क्योंकि पढ़कर एक से ज्यादा मीनिंग आ गए। क्योंकि पढ़ के क्या आ गए? अच्छा, अगर एक से ज्यादा मीनिंग ना आते, अगर एक से ज्यादा मीनिंग, तो हम कहां पे रह जाते? लिटरल कंस्ट्रक्शन में। अब हुआ क्या? एक ज्यादा मीनिंग आ गए। एक मीनिंग क्या है? वेग। दूसरा मीनिंग क्या है? तो रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है? जो सर्टेन है, जो डेफिनेट है, उसको अप्लाई करो, दूसरे वाले को क्या कर दो? इग्नोर कर दो। पॉइंट नंबर 3 लिखना बेटा इसके अंदर। इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम, इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम अट्रस मैगिस, अट्रेस मैगिस, यूटी ये रहा बेटा, अट यूटी, अट रेस, RES, अट्रेस मैगीज। मैगी मत लिख देना बेटा, है ना? मैगीज। वेलिएट, वेलिएट, वेलिएट मतलब लिखो पहले। वेलिएट, क्वाम, पीरियट। अट्रस मैगीज, वेलिएट, क्वाम, पीरियट। इसका मीनिंग सिंपल है। अगर एक शब्द के दो मीनिंग है, एक मीनिंगफुल और एक वेग, तो आपको कौन सा वाला पढ़ना है? मीनिंगफुल वाला। वेग को आपको क्या करना है? छोड़ देना है। तो क्या वर्ड याद करना है आपको बेटा? क्या? अट्रेस मैगीज, क्वाम, सॉरी, अट्रस मैगीज, वेलिएट, क्वाम, पीरियट, है ना? क्या याद हो बताओ ना? अट्रेस मैगी, ऐसे ना, मैंने रस के साथ मैगी खाया है ना। अट्रेस मैगीज, वेलिएट, क्वाम, पैरिए, पीरियट, 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 है ना? PEREAT, है ना? वेलिएट एंड पीरियट। ये नहीं याद हुआ तुम लोगों को? है ना? अट्रस मैगीज, अट्रस मैगीज, वेलिएट, क्वाम, पीरियट, है ना? इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर दो चीजों का मीनिंग है तो आपको क्या करना है बेटा? जो मीनिंग वाला है उसको लेना है, दूसरे वाले को लेने का जरूरत नहीं है। अब देखना, इसको रीड करना पहले, फिर लिखेंगे। कोर्ट को लगा, किसको लगा बेटा? कोर्ट को लगा कि प्लेन मीनिंग विल नॉट बी फेयर। कोर्ट को लगा कि प्लेन मीनिंग क्या नहीं है? फेयर नहीं है। तो कोर्ट का ड्यूटी बनता है, क्या बनता है बेटा कोर्ट का? कि वो डिपार्ट हो जाए। व्हाट इज डिपार्ट? हो जाए, छोड़ दे। किसको छोड़ दे? उसके प्लेन मीनिंग को, डिक्शनरी मीनिंग को क्या कर दे? छोड़ दे। और एडॉप्ट द कंस्ट्रक्शन, उसका एक नया मीनिंग दे। क्या दे? एक नया मीनिंग। ऐसा मीनिंग जो रेमेडी है, जो जो जिस चीज के लिए वो बना है, वो हो जाए, वो ना हो जाए, वो हो जाए। तो आपको हमेशा प्लेन मीनिंग देना है, डिक्शनरी मीनिंग देना है, या फिर कोर्ट को कहीं लगेगा कि यहाँ पे प्लेन मीनिंग फायदा नहीं है, तो कोर्ट उसको कौन सा मीनिंग दे देगा? एक्सटेंडेड मीनिंग। कौन सा मीनिंग दे देगा बेटा? एक्सटेंडेड मीनिंग। ऐसा मीनिंग जो क्या एडवांस कर दे बेटा? रेमेडी। व्हाट इज रेमेडी? जो जिसको पढ़ के सोल्यूशन आ जाए, जिसको पढ़ के क्या आ जाए बेटा? सोल्यूशन आ जाए। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? तो इसको लिखते नहीं हम लोग, हमने बस 3 पॉइंट याद करने बेटा। इसमें क्या क्या याद करने, खत्म करते हैं इसको रूल को बेटा। रूल कौन सा होगा बेटा? रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। पहला पॉइंट क्या लिखा बेटा इसके अंदर हमने? कि इट इज, ये क्यों बना है? सेंसिबल मीनिंग है। क्या बना है? क्यों बना है? क्या, ताकि क्या है? सेंसिबल। क्योंकि लॉ भी बनता है एक सेंसिबल मीनिंग के लिए। पॉइंट नंबर 2, अगर पढ़ के दो मीनिंग आते हैं, एक वेग और एक सर्टेन है, तो कौन सा वाला लेना है? सर्टेन वाला। और इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम
अट रेस मैगीज वैलिएट क्वाम पीरियट, अट रेस मैगीज वैलिएट क्वाम पीरियट। अब लिखे थर्ड रूल, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। व्हाट इज हार्मोनियस बेटा? हार्मोनियस का मतलब पता है तुम लोगों को? हार्मनी। व्हाट इज हार्मनी बेटा? हार्मनी मतलब पीस, एकता। एकता कौन है पहले बता दो। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, क्या नाम है बेटा इस रूल का? व्हाट इज हार्मनी? पीस। ये रूल क्यों बना? क्या लॉ दूसरे लॉ से लड़ सकता है? क्या एक लॉ दूसरे लॉ से लड़ सकता है? तुम्हें समझ में आया क्या मतलब है? हाँ, फाइटिंग, हाँ बेटा, हाँ मतलब उस लॉ में कुछ और लिखा है और उस लॉ में कुछ और लिखा है, तो क्या होगी दोनों के बीच में? लड़ाई। तो कलेश। और भी कुछ वर्ड है बेटा, बोल दे। कलेश हो गया, और ग्रह प्रवेश, क्या गृह प्रवेश, सॉरी। तो रूल कहता है झगड़ा छोड़ो, शांति लाओ। झगड़ा छोड़ो और शांति लाओ, हार्मनी लाओ। क्या लाओ? हार्मनी। पीसफुल रहो, लड़ाई मत करो। तो ये रूल क्यों बना? पहले सोचो बना क्यों, पहले ये बताओ बना क्यों? क्योंकि दो लॉ आपस में क्या लड़ रहे हैं, दो लॉ क्या कर रहे हैं आपस में, तो रूल आया क्या मत करो, क्या लाओ? शांति लाओ। वो क्या लाए? हाँ, मैं क्या बोल रहा था? अच्छा, अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं ना। हमारा कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि कितना मिनिमम एप्लीकेशन मनी आना चाहिए? एप्लीकेशन मनी कितना आना चाहिए मिनिमम? सब्सक्रिप्शन नहीं बोल रहा मैं बेशर्मो। 5% ऑफ द फेस वैल्यू, 5% ऑफ द फेस वैल्यू, ये मिनिमम एप्लीकेशन मनी आनी चाहिए। ये कौन सा लॉ बोलता है? कंपनीज एक्ट। एक हमारा सेबी भी है, सेबी बोलता है। सेबी बोला, सेबी कौन बेटा? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो क्या बोलता है कि 25% ऑफ द इश्यू प्राइस आना चाहिए। एप्लीकेशन मनी कितना परसेंट आना चाहिए? अच्छा, क्या झगड़े हो गए? हाँ, किस में झगड़े हो गए? कंपनीज एक्ट और सेबी में क्या हो गए झगड़े? क्या झगड़ा हुआ? कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा है? 5% होगा मिनिमम एप्लीकेशन मनी। वो क्या बोल रहा है? 25% होगा मिनिमम एप्लीकेशन मनी। वो कह रहा है इश्यू प्राइस का, ये कह रहा है फेस वैल्यू का। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? झगड़ रहे हैं। बीच में कौन आया? शेयरहोल्डर। लॉ, कोर्ट आया, सॉरी कोर्ट आया बीच में। कौन आया बीच में? कोर्ट ने बोला क्या मत करो, झगड़ा मत करो, क्या लेकर आओ? शांति लेकर आओ। उसने बोला शांति कैसे आएगी? मैं कुछ और बोल रहा हूं, वो कह रहा कुछ और। वो कह रहे दोनों को फॉलो कर लो। हाँ, वो कह रहे दोनों फॉलो कर लो। दोनों फॉलो हो जाएंगे तो ये भी खुश, वो भी खुश, झगड़ा खत्म। ये दो लोग झगड़ रहे हैं, आप दोनों की बात मान लो, दोनों का झगड़ा क्या हो जाएगा? इसकी बात भी रह जाएगी, उसकी बात भी रह जाएगी, झगड़ा क्या हो गया? खत्म। हार्मनी लाओ। क्या लाओ? और हार्मनी सिंपल है, आप 25% ऑफ द इश्यू प्राइस अगर ले लोगे तो से भी फॉलो हो गया और साथ में कंपनी साइड भी। क्यों? अच्छा, कंपनी साइड कैसे फॉलो हो गया? क्योंकि 25% ऑफ इश्यू प्राइस तो हमेशा ज्यादा ही होगा ना, किससे? 5% ऑफ द फेस वैल्यू से। तो उसमें आप इसको मान लो, इसको आपने मान लिया, तो ये भी खुश और ये तो खुश है ही है। क्यों खुश है ये? क्योंकि वो तो फुलफिल हो ही रहा है आपको, तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्या लेकर आओ? हार्मनी लाओ। क्या लाओ बेटा? हार्मनी। ठीक है, ऐसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे झगड़ा हुआ। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए? 90% नहीं बेच रहा हूं, तुम्हें लास्ट क्लास में समझाया था। कंपनीज एक्ट ने बोला जितना प्रोस्पेक्टस में लिखा है, कितना परसेंट होना चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन? जितना प्रोस्पेक्टस में लिखा है। हमारा सेबी ने कितना बोला, कितना परसेंट आना चाहिए? 90%। मैं एक बार दोबारा बोलता हूं, देखो टेक्नोलॉजी है बेटा हमारे पास, विल यूज द टेक्नोलॉजी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन
दो एक्ट हो गए बेटा, एक हो गया कंपनीज एक्ट, ये सीए नहीं लिखा बेटा मैंने, कंपनीज एक्ट लिखा है बेटा, कंपनीज एक्ट 2013, और एक कौन सा आ गया बेटा, सेबी। कंपनीज एक्ट क्या कहता है, कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, जितना परसेंट प्रोस्पेक्टस में लिखा है। किस में लिखा है बेटा, आपको प्रोस्पेक्टस तो पता ना क्या होता है बेटा, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? जब कंपनी शेयर इशू करती है तो लोगों को अपने बारे में बताती है, तो अपने बारे में बताने के लिए एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेबी क्या कहता है कितना परसेंट आना चाहिए, 90%। ये समझ में आया? अब प्रोस्पेक्टस में लिख दिया 85, प्रोस्पेक्टस में कितना लिख दिया, अच्छा मतलब कंपनी एक्ट के हिसाब से कितना हो गया 85, सेबी के हिसाब से कितना हो गया 90। दोनों में क्या हो गया बेटा, झगड़ा। झगड़े को सॉल्व करने के लिए क्या लानी पड़ेगी बेटा, शांति। शांति कैसे आएगी, 90 को मान लो। अच्छा 90 को मानने से दोनों फॉलो हो जाएंगे, हाँ। अच्छा अगर प्रोस्पेक्टस में लिखा 95, अब ये कह रहा है 95, ये कह रहा है कितना 90, दोनों में क्या हो गया झगड़ा, किसको मान लो 95 को मान लिया, ये अपने आप ही क्या हो जाएगा सॉल्व। दोनों की बात रख लो। तो मतलब अगर एक ही प्रोविजन पर दो लॉ आ गए, कितने लॉ आ गए, और दोनों को फॉलो करने का या एक को फॉलो करने का है, दोनों को। क्योंकि अगर लॉ बना है तो उसको लॉ को बनाने का कुछ ना कुछ क्या है, मोटिव है। क्या है उसका मोटिव? जब कंपनीज एक्ट बना था उसका अपना मोटिव था, जब सेबी बना था उसका खुद का अपना मोटिव है। तो अब उसके मोटिव को मत हटाओ, दोनों को वो दो, आप क्या कहते हैं, देखो लॉ, वो कहता है लॉ को रिस्पेक्ट करो, लॉ क्या करो, रिस्पेक्ट। अगर दो लॉ बने हैं तो दोनों फॉलो करो, एक को फॉलो करो, दोनों फॉलो करो, किसी को तोड़ो मत, शांति लाओ। क्या लाओ बेटा, शांति। तो शांति कैसे आएगी, दोनों फॉलो करके। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ, है ना? जैसे आपके लेट्स सपोज करो एक छोटा भाई है और एक आपका छोटी बहन है, छोटा भाई छोटी बहन दोनों लड़ रहे हैं, अब दोनों को सॉल्व करना है, आप हार्मनी कैसे लाओगे, दोनों की बात मान के। ऐसा कुछ करें कि ये भी खुश ये भी खुश, शांति बन जाएगी, है ना? वरना सोचिए नहीं मैं तो दोनों को ठोक दूंगी, खत्म बात। तुम्हें समझ में आया नहीं आया बेटा? अच्छा व्हाट इज रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। व्हाट इज रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन? इफ for a particular thing there are two provision in two different acts, then what we should do, we should follow both the laws। हाँ लेकिन अगर दोनों को फॉलो करना इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, तो फिर किसको फॉलो करेंगे, जो स्पेसिफिक है, जो क्या है स्पेसिफिक समझते हो तुम लोग? जैसे लेट सपोज करो एक, मैं इसी में एग्जांपल देता हूं। अगर एक लिस्टेड कंपनी है बेटा, कौन सी कंपनी बेटा आपको बताना, लिस्टेड कंपनी कौन सी कंपनी होती है पहले बता दो। मैं इसको दो डेफिनेशन देता हूं बेटा आपको। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जो रजिस्टर्ड होती है अंडर द कंपनीज एक्ट, जो रजिस्टर्ड होती है अंडर दी व्हाट, कंपनीज एक्ट। या लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जो रजिस्टर्ड होती है विद द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कौन सी वाली कंपनी लिस्टेड कंपनी होती है बेटा, जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, लिस्टेड कंपनी। अब लिस्टेड कंपनी के लिए कौन सा ज्यादा स्पेसिफिक है, कंपनीज एक्ट या सेबी? कंपनीज एक्ट स्पेसिफिक है, सेबी स्पेसिफिक है बेटा लिस्टेड कंपनी के लिए। विच एक्ट इज मोर स्पेसिफिक, सेबी। क्यों सेबी बेटा? क्योंकि सेबी बना ही सिर्फ किसके लिए, लिस्टेड कंपनी। कंपनीज एक्ट तो सारी कंपनीज के लिए बना है ना, चाहे लिस्ट है चाहे लिस्ट नहीं है। तो कौन सा ज्यादा जनरल हो गया, जनरल कंपनीज एक्ट। कौन सा स्पेसिफिक हो गया, सेबी। तो अगर दोनों फॉलो करना क्या है बेटा, इम्पॉसिबल, तो किसको फॉलो कर लो, स्पेसिफिक को फॉलो कर लो, झगड़ा खत्म। ऐसे एक और झगड़ा सुलझाते हैं लोग। अच्छा जैसे तुमने पढ़ा ना जीएसटी के रेट होते हैं अलग अलग, ये पता है तुम लोगों को? जैसे किसी चीज पे लगता है 12%, किसी चीज पे 18 ऐसा है ना? अच्छा ऐसे ना पहले दिक्कतें आती थी, अब तो लॉ बहुत अच्छा हो गया हमारा, मतलब दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। पहले क्या था, जैसे जब शुरू होते थे ना तो नई चीज बनी, जैसे गोल्ड की वॉच बन गई है ना, मतलब मेरे पास तो नहीं है ऐसा गोल्ड का वॉच, गरीब लोग हैं, बट गोल्ड का वॉच बन गया। अच्छा अब गोल्ड का वॉच है या गोल्ड है, ज्वेलरी है गोल्ड वो वॉच है, मतलब उसे कैसे डिफाइन करोगे? मतलब अब देखो एक हेड है ज्वेलरी का, एक हेड है वॉच का। वॉच के ऊपर लगना है 12%, ज्वेलरी के ऊपर लगना है 18%। अब आप इसके ऊपर क्या लगाओगे, 12 या 18%? ज्वेलरी वाला लगाओगे या कौन सा वाला लगाओगे? हमारा लॉ बड़ा अच्छा बना, वो कह रहा है लेटर द बेटर, लेटर द बेटर, समझ आया? जो बाद में है वही मान लो,
मतलब अगर ज्वेलरी बाद में आ रही तो ज्वेलरी वाला रेट लगा दो, अगर वॉच बाद में आ रही तो वॉच वाला रेट लगा दो, मतलब ये लेटर दी बेटर। जो बाद में आया वो लिख दो, जैसे वॉच पहले लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट पे और 9th पॉइंट लिखा हुआ है ज्वेलरी, और वो दोनों फॉल कर रहा है, वो वॉच भी है और वो ज्वेलरी भी है, तो उसे क्या मान लो, ज्वेलरी। लेटर द बेटर, जो बाद में है वो ज्यादा बेटर है। मतलब बकवास है बट क्या कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा ये सब नहीं है, क्योंकि अब हमारे लॉ को बहुत वो हो गया, क्या कहते हैं, इंप्रूव हो गया, तो उसने हर चीज अब क्लैरिफाई कर दी कि अगर ये वॉच है, एक प्लास्टिक की वॉच है जो मैं डालता हूँ गरीबों की तरह, एक गोल्ड वाली है जो अमीर लोग जैसे तुम लोग डालते होगे, और तो उसने डिफाइन कर दिया अलग अलग, है ना। कौन सर ने बताया था? मेरे पास क्या है? सुन के कितना अच्छा लगता है यार। इट क्रिएट्स अ फुल कैश फ्लो, कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं वो। हाँ लोन, तो फिर नहीं, खरीदने का भी लोन आएगा वो। तुम्हें क्या पता क्या गरीबी है मेरे पास। मैं तुम्हें अपनी गरीबी बताने लगे ना, तुम रो पड़ोगे, तुम अपनी फाइनल तक की फीस आज दे दोगे। आई एम रियल गरीब। अच्छा चलो, कम टू द रूल ऑफ, क्या बोलते हैं रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन? एक ही बात पे दो लॉ हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, तो क्या करो, दोनों को फॉलो करो। दोनों फॉलो करना क्या है, इम्पॉसिबल, तो किसको फॉलो कर लो, स्पेसिफिक रूल ऑफ हार्मोनियस। तो इस रूल ने क्या ला दिया, शांति। इसका नाम ही क्या रख दिया, शांति। तो लिख रहे हैं इसके अंदर पॉइंट नंबर 1, if for a particular item, if for a particular item, comma, two laws are sorry, so क्या लिखा, if for a particular item, comma, is defined under two different laws, समझ में आ गया ना। मतलब एक ही चीज कितनी जगह डिफाइन हो रही है बेटा, दो जगह डिफाइन हो रही है। इफ फॉर अ पर्टिकुलर आइटम कॉमा इज डिफाइंड और कंटेन्ड, और प्रोविजन इज कंटेन्ड, है ना, और प्रोविजन इज कंटेन्ड अंडर टू डिफरेंट लॉज, या मतलब वो डिफाइन है दो लॉ में, या उसके प्रोविजन है कितने लॉ में बेटा, दो लॉ में। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इफ फॉर अ पर्टिकुलर आइटम कॉमा इज डिफाइंड और provision is contained under two different laws, then point number A, क्या करने का है बेटा, क्या करना है, follow both the laws, दोनों फॉलो करो, किसी एक को मत छोड़ो। पॉइंट नंबर 2, if the same is not possible, what is if the same is not possible? दोनों फॉलो करना पॉसिबल ही नहीं है, झगड़ा बहुत तकड़ा है ना। इफ द सेम इज नॉट पॉसिबल, कॉम है, तो क्या करने का है बेटा, फॉलो द स्पेसिफिक प्रोविजन, या फॉलो द स्पेसिफिक लॉ, अब हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल से आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल, फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन या फॉर मिनिमम एप्लीकेशन मनी, for minimum application money, provision provided, इसको प्रोवाइड को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, प्रोविजन प्रोवाइडेड को दो पार्ट में, अंडर कंपनीज एक्ट, प्रोविजन प्रोवाइडेड अंडर कंपनीज एक्ट, और उसके नीचे लिख दो कितना है, क्या प्रोविजन है बेटा कंपनीज एक्ट का, 5% ऑफ द फेस वैल्यू, या नॉमिनल वैल्यू एक ही बात है ना। और दूसरे को हम क्या लिख देंगे बेटा, अंडर दी सेबी, सेबी क्या बोलता है कितना परसेंट बेटा, 25% ऑफ द इश्यू प्राइस, वो सब्सक्रिप्शन है बेटा 90%, है ना। ये एप्लीकेशन मनी है, फॉर मिनिमम एप्लीकेशन मनी प्रोविजन प्रोवाइडेड, दो बातें, एक कंपनीज एक्ट और एक सेबी। तो क्या करने का बेटा, देन नेक्स्ट लाइन में देन क्या करना चाहिए, देन सेबी शुड बी फॉलोड एज, देन सेबी शुड बी फॉलोड। अच्छा क्यों हमने फॉलो किया सेबी को बेटा, एज इट वुड ऑटोमेटिकली
as it would result in compliance of Companies Act also. Then SEBI should be followed as it would result in compliance of Companies Act also. किसको फॉलो कर लो बेटा? सेबी को. अरे क्यों फॉलो कर लो सेबी को? क्योंकि सेबी फॉलो करते ही क्या फॉलो हो जाएगा अपने आप ही? कंपनीज एक्ट. As it would result into, क्या लिखा बेटा? Then मैं एक बार then SEBI should be followed as it would result in compliance of Companies Act also. Example number 2. The format of the balance sheet. The format of balance sheet for a banking company is prescribed under. The format of balance sheet for a banking company is prescribed under. दो पार्ट में डिवाइड कर देना बेटा. दो जगह डिफाइंड है उसका फॉर्मेट बैलेंस शीट का. एक अंडर द कंपनीज एक्ट, एक अंडर द कंपनीज एक्ट भी डिफाइन है. डिफाइन हमारे कंपनीज एक्ट में द बैलेंस शीट का शेड्यूल. द बैलेंस शीट का शेड्यूल क्या इंग्लिश है मेरी? द शेड्यूल ऑफ बैलेंस शीट इज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट. यस. दूसरी तरफ क्या बेटा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. दूसरी तरफ आ जाएगा क्या बेटा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. तो जो आपका फॉर्मेट है बैलेंस शीट का वो दो जगह बेटा. कहाँ कहाँ पे है बेटा? कंपनीज एक्ट में भी है और एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी है. अच्छा, दोनों फॉलो करना क्या पॉसिबल है? नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि फॉर्मेट तो अलग अलग ही होगा ना. ऐसा तो नहीं सकता कि एक फॉलो कर लो दूसरा अपने आप फॉलो हो जाए. ऐसा वो पॉसिबिलिटी नहीं है. तो फिर क्या फॉलो करेगा बेटा बैंकिंग कंपनी? अच्छा, बैंकिंग के लिए विच इज मोर स्पेसिफिक. ठीक है ना. इसके नीचे लिखना देन कंप्लायंस ऑफ बोथ द लॉज इज नॉट पॉसिबल. द कंप्लायंस, नेक्स्ट लाइन में लिखा द कंप्लायंस ऑफ बोथ द लॉज इज नॉट पॉसिबल. है ही नहीं पॉसिबिलिटी दोनों लॉ को फॉलो करने का. कॉमा देन व्हाट शुड बी डन बेटा? देन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट should be preferred over the. Then banking regulation act should be preferred. Then the banking regulation act should be preferred over the what बेटा? Over the Companies Act. ये समझ गया ना बेटा? हम लोग को किसको छोड़ के किसको पढ़ने का बेटा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को पढ़ना और किसको छोड़ देना बेटा? क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक विल ओवररूल दी जनरल लॉ. फुल स्टॉप ला देना. फुल स्टॉप. Thus, specific law will overrule the general law. Specific law will overrule. Overrule समझ रहा है? What is overrule? वो उसको खत्म कर देगा. Specific law will overrule the general law. अच्छा, ये हर केस में करेगा या सिर्फ उसी केस में करे जहां पे इम्पॉसिबल है फॉलो करना? जहां से इम्पॉसिबल है वहां पे ऐसे करने का. हर जगह ऐसे करने का जरूरत नहीं है. तो ये हमारा थर्ड रूल भी खत्म हुआ बेटा. रूल क्या कौन सा होगा बेटा? रूल ऑफ harmonious construction. We'll further go to the fourth rule beta. Rule of beneficial construction. Fourth rule is rule of beneficial construction or hidden rule. Or hidden rule. Hidden नाम है बेटा एक बंदे का. It's not a word जिसका कुछ मीनिंग है. Hidden is the name of a person, है ना. Hidden की वजह से ये पूरा एक रूल बना था. तो इसका रूल का नाम भी क्या रख दिया बेटा? हिडन रूल. जैसे आपने वो पढ़ा था ना, कौन सा टॉर्कॉन रूल पढ़ा था ना बेटा फाउंडेशन में. टॉर्कॉन रूल कौन सा रूल था? हाँ आर्टिकल में था. हाँ इंडोर मैनेजमेंट. क्या बात है, मतलब मजा आ गया यार. और ये हमारे होनहार बच्चे बैठे हैं जिन्हों कुछ याद ही नहीं आ रहा है बेटा. रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट टॉर्कॉन. वो एक केस भी था पूरा, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टॉर्कॉन, जिसकी वजह से उसका वो लॉ आया था पूरा वो बना था रूल. तो कभी कभी रूल के नाम पर मतलब बंदे के नाम पे क्या बना देते हैं. तो ये भी हिडन कोई मीनिंग नहीं है वर्ड. इट्स जस्ट अ नेम ऑफ अ पर्सन जिसकी वजह से क्या बना बेटा ये रूल. तो इसका नाम हिडन रूल भी है. इसका नाम एक और है क्या? बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन. क्या नाम है बेटा इसका? बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन. देखो मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया लास्ट क्लास में, मैं रिपीट करता हूं. एक लॉ बना. क्या ना बेटा? एक लॉ कि किसी को भी आप हाथ पकड़ के मार्केटिंग नहीं कर सकते. कैसे मार्केटिंग नहीं कर सकते आप? हाथ पकड़ के मार्केटिंग नहीं. अच्छा, ये लॉ क्यों बना?
ये लॉ क्यों बना? लॉ बना कि किसी को हाथ पकड़ के आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। क्यों बना? क्योंकि लोग मार्केटिंग के लिए क्या पकड़ते थे? हाथ, मतलब खींचते थे आपको हाथ पकड़ के, इधर आ जा, इधर आ जा। अब जैसे हमें पता लगा आप किसी दूसरी क्लास में जा रहे हो तो वहां से आपको खींच के लेकर आएंगे, इधर आ जा, इधर आ जा। हाँ ना? तो तो एक लॉ बना, क्या बना? एक लॉ कि ऐसे किसी को हाथ पकड़ के मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं, ये लॉ बन गया। तो मार्केटर ने क्या किया? हाँ, पैर पकड़ लेंगे, है ना? सर नहीं पकड़ सकते हम लोग, है ना? उसने सर पकड़ लिया। अच्छा, लॉ ने क्या बोला? क्या नहीं पकड़ के मार्केटिंग नहीं करनी? हमने हमने हाथ तो पकड़ा नहीं, हम तो क्या पकड़ लिया? सर। अच्छा, लॉ ले गया सर नहीं पकड़ना, तो फिर हम पैर पकड़ लेंगे। अच्छा, लॉ ले गया पैर नहीं पकड़ना, तो हम पत्थर मार देंगे। लॉ बोलेगा पत्थर नहीं मारना, हम माउस फेंक के मार देंगे। बोला माउस नहीं फेंकना, हम प्लास्टिक मार के फेंक देंगे। हो गया प्लास्टिक नहीं फेंकना, हम वुड मार के फेंक देंगे, है ना? अच्छा, उसने बोला नहीं ये वुड भी नहीं फेंकना, हम एसी उठा के फेंक देंगे। वो हाँ, इंसान को उठाने के दूसरे इंसान को फेंक देंगे, है ना? मतलब समझ लो, मतलब एक रेमेडी दी लॉ ने। लॉ ने क्या दी बेटा? एक रेमेडी, मतलब सोल्यूशन दिया। भैया उसका हाथ पकड़ के उसको मार्केटिंग मत करो, उसको मत सताओ। किसको मत सताओ? कस्टमर को मत सताओ, उसको हाथ पकड़े मार्केटिंग मत करो। तो लोगों ने हाथ छोड़ के उसका पैर पकड़ लिया। तो उसको सजा मिलेगी या सजा नहीं मिलेगी बेटा? मिलेगी। यहां पे आपको उसको प्लेन मीनिंग देना है या आपको उसको एक्सटेंडेड मीनिंग दे देना बेटा? जैसे लॉ में लिखा है, लॉ में लिखा है मार्केटर कैनॉट होल्ड द हैंड ऑफ द कस्टमर या पुल द हैंड ऑफ द कस्टमर। वो अपने कस्टमर का क्या नहीं हैंड पुल नहीं कर सकता। इफ वी डू सो, अगर वो ऐसा करता है, देन ही और शी विल हैव टू पे अ फाइन ऑफ ₹50 लाख। अगर उसने ऐसा किया तो कितने रुपए का फाइन देना पड़ेगा? 50 लाख का फाइन देना। अच्छा, कब फाइन देना पड़ेगा 50 लाख का? जब उसने उसका हाथ पुल किया। अच्छा, उस बंदे ने हाथ पुल नहीं किया, उसने पैर पुल कर लिया, तो क्या उसको 50 लाख देने पड़ेंगे? 50 लाख नहीं देने पड़ेंगे। देखो, अगर उसको प्लेन रीडिंग में पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे बेटा? तो उसको देने का जरूरत नहीं है। लेकिन प्लेन पढ़ने से जो लॉ का इंटेंशन है, जो लॉ का क्या है बेटा, वो क्या हो रहा है? डिफीट हो रहा है। क्या हो रहा है? तो आप उसको प्लेन लैंग्वेज में नहीं पढ़ेंगे, उसको हम कौन सा मीनिंग देंगे? एक्सटेंडेड मीनिंग देंगे। और अगर हमें लगेगा उसने तंग करा उसको, अगर उसने उसको क्या किया है? तंग किया है, चाहे हैंड पुल करके किया है, चाहे लेग पुल करके चाहिए, हम उसके ऊपर कितना सजा लगा देंगे? 50 लाख। रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। अगर एक बेनिफिट के लिए लॉ बना है, बेनिफिट के लिए क्या बना है? किसी लॉ। तो अगर एक बेनिफिट लॉ बना है तो उसको आपको प्लेन मीनिंग नहीं देना है। आप उस वो बेनिफिट देने के लिए, क्या देने के लिए? वो बेनिफिट देने के लिए उसको आप कौन सा मीनिंग दे दोगे बेटा? एक्सटेंडेड मीनिंग दे दोगे। कौन सा मीनिंग दे दोगे बेटा? एक्सटेंडेड मीनिंग। तो ये रूल का नाम क्या बन गया? रूल ऑफ व्हाट बेटा? बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। एक बंदा था जो परेशान था मार्केटिंग से, उसका नाम क्या था बेटा? हिडन। ठीक है, उसने हिडन परेशान था, लॉ बन गया हाथ पकड़ के मार्केटिंग नहीं करने का है। हिडन का किसी ने पैर खींच दिया, तो हिडन ने केस किया। हिडन ने बोला इसने मेरा पैर खींचा, इसको तो बोलो फाइन देगा। उसने बोला फाइन नहीं देगा, मैंने हाथ नहीं पकड़ा। नहीं, यहाँ प्लेन मत पढ़ो उसको। अगर प्लेन पढ़ोगे तो जो इंटेंशन ऑफ लॉ है वो क्या हो जाएगा? डिफीट हो जाएगा। फिर वो लॉ बनाने का फायदा ही नहीं है, स्क्रैप करो उस लॉ को। तो कोर्ट को लगा इसकी बात में क्या है? दम है। मैं इसको प्लेन मीनिंग नहीं दूंगा, मैं क्या मीनिंग दूंगा? एक्सटेंड मीनिंग दूंगा, और मैं इसको सजा दूंगा, इसको 50 लाख देने पड़ेंगे। क्या वो समझ में आया? नहीं आया, है ना? जैसे आपको पता होगा कि पहले जब नया नया था ये सब चीजें, लोन जब बहुत फेमस हुआ था हमारे देश में, तो जब ICICI बैंक नया नया आया था, तो इसने गाड़ी का लोन दिया लोगों को। तो गाड़ी का लोन दिया तो लोग गाड़ी का लोन अगर नहीं रीपे करते थे ना, तो इन लोगों ने गुंडे रख लिए। गुंडे समझते हो तुम लोग? गूंस। अच्छा, हाँ, शाबाश बेटा, अच्छा तूने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो उसने गुंडे रखे, उसने गुंडे रख के बोला इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी, इसको रोको और गाड़ी छीन कर आ जाओ। ठीक है ना? तो ये सही है गलत है? गलत है। लॉ बना, आप ऐसे उसको हरास नहीं कर सकते।
अच्छा उसने क्या करा, उसको बीच सड़क पे रोक के ना ही उसको फोन करके उसको सुनाना शुरू किया, अरे तेरे पास तो बहुत गरीब है, तू है, तेरे घर में तो रोटी का खाना पैसा नहीं है, तू इंस्टॉलमेंट नहीं भरा, ये हो जाए वो हो जाए। तो ये क्या, ये भी गलत है, सही है? ये भी गलत है। हरास मतलब किसी भी तरह से उसको आपको हरास नहीं करना। वो नहीं दे रहा ईएमआई, आप कोर्ट में आओ। कहां पर आओ? उसके अगेंस्ट में कोर्ट में आओ। कोर्ट देखेगा कि उसको क्या क्या करना है। आपके पास राइट नहीं उसको क्या करने का। अगर आपने हरास किया उसको, और क्योंकि इसलिए लॉ बना था क्योंकि बहुत लोगों ने खुदकुशी कर ली थी कि वो हरास करते थे उसको, बार बार फोन कर करके उसके पीछे लग लग के बेचारा 2-4 लोगों ने खुदकुशी कर ली, और फिर लॉ बना कि आप उसको ऐसे हरास नहीं कर सकते, जो सही भी है। तो उसको अब हरास नहीं कर सकते, मतलब किसी भी तरह से हरास नहीं कर सकते, या कुछ तरीके दिए उसने किसी भी तरह से उसको हरास। तो और वो बेनिफिट देने के लिए उसको कोई भी सेंस लगा कि यार यहाँ पे हरासमेंट है ये, तो उसको एक्सटेंडेड मीनिंग देगा, वो बहुत ही नैरो मीनिंग देगा, वो बहुत एक्सटेंडेड मीनिंग देगा, और उसको रेमेडी देगा। जिस पर्पस के लिए लॉ बना है वो पर्पस पूरा होना चाहिए। रूल ऑफ वर्ड बेटा, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, या फिर कौन सा रूल बेटा, हिडन। हिडन क्यों, हिडन का मतलब है कुछ या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हिडन एक बंदे का नाम है जिसके ऊपर ये रूल बन गया। आपको समझ में आया बेटा? तो इसके अंदर लिखना पॉइंट नंबर 1, द रूल was established, the rule was established, rule क्यों बना? the rule was established to give the benefit in all circumstance and suppress SUPPRESS and suppress the mischief. suppress the mischief समझते हो? व्हाट इज मिसचीफ? गलत काम। गलत काम को करने के लिए हर तरीके से आपको क्या दिया जाएगा बेटा? बेनिफिट। गलत काम को रोकने के लिए बेनिफिट दिया जाएगा, फुल स्टॉप। इफ द प्लेन मीनिंग of the legislature, the plain meaning of the statute लिख देना है ना, the plain meaning of the statute is not able to, if the plain meaning of the statute is not able to provide the benefit, अगर आप उसको प्लेनली पढ़ोगे तो स्टैट्यूट जो आपको बेनिफिट नहीं दे रहा, कॉमा, देन it should be read in a broader sense. It should be read in a broader sense and extended meaning should be provided, to provide the remedy, है ना। बहुत मतलब नैरो होकर नहीं पढ़ने का, बहुत ब्रॉडर पढ़ने का है, और उसको बेनिफिट देना चाहिए। Provided to provide the remedy, full stop. Point number 2, the rule should, देखो पहले देखना फिर उसके बाद लिखना, है ना। वो कहता है पहले पढ़ो लॉ क्या था, पहले लॉ क्या था, लॉ में क्या प्रॉब्लम थी, जो क्या डिफेक्ट था, लॉ में क्या डिफेक्ट था, कैसे रेमेडी दी गई, मतलब पहले लॉ था कि, या पहले लॉ था ही नहीं, पहले लॉ मिसचीफ हो रहा था, क्या हो रहा था, फिर क्या बना लॉ, क्यों बना लॉ, उस मिसचीफ को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए, उसका रीजन क्या था, मतलब वो क्यों बना है ये देखो, और फिर उसका रीजन होना चाहिए पूरा, या उसका रीजन पूरा नहीं होना चाहिए, उसका रीजन पूरा होना चाहिए। क्या लॉ था, व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग ऑफ द एक्ट, मतलब वो एक्ट बनने से पहले क्या लॉ था, क्या था या फिर नहीं था, क्या कोई डिफेक्ट था उसके अंदर, था, तो क्या वो एक्ट जो नया आया उसने रेमेडी दी या रेमेडी नहीं दी, और क्या रीजन है उसको क्या देने का, रेमेडी देने का। तो फिर आपको रेमेडी देनी है या रेमेडी नहीं देनी है। आपको उसको इस तरह से पढ़ने का है कि सप्रेस हो जाए, क्या सप्रेस हो जाए बेटा, मिसचीफ, और क्या एडवांस हो जाए बेटा, रेमेडी। व्हाट इज रेमेडी बेटा, सोल्यूशन। जहां पे यूजुअल मीनिंग, व्हाट इज यूजुअल मीनिंग बेटा, प्लेन मीनिंग, क्या नहीं दे पा रहा बेटा, शॉर्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट को फॉलो कर नहीं पा रहा, तो वो कौन सा मीनिंग लेना पड़ेगा बेटा उसका,
एक्सटेंडेड मीनिंग ताकि फेयर हो जाए, ससेप्टिबिलिटी खत्म है। ससेप्टिबिलिटी मतलब जो दिक्कत थी वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो हम ये वाला पोर्शन लिख देते हैं। पॉइंट नंबर 2 लिखा बेटा हमने क्या, द रूल शुड बी रेड एज फॉलोज, द रूल शुड बी रेड एज फॉलोज। पॉइंट नंबर ए, व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग द एक्ट, ये नया एक्ट बन रहा है ना, व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग द एक्ट, मतलब ये जो एक्ट नया बना इससे पहले क्या था। व्हाट वाज द मिसचीफ और डिफेक्ट द लॉ डज नॉट हैड, व्हाट वाज द मिसचीफ और डिफेक्ट लॉ डिड नॉट सप्रेस, ऐसे लिख देना, व्हाट वाज द मिसचीफ और डिफेक्ट लॉ डिड नॉट सप्रेस, क्या दिक्कत थी जो लॉ सप्रेस नहीं कर पा रहा था। पॉइंट नंबर 3, वाई द न्यू एक्ट इज फॉर्म्ड, वाई द न्यू एक्ट इज फॉर्म्ड, क्यों नया लॉ बना। पॉइंट नंबर 4, देन सच न्यू एक्ट, then such new act should be read, then such new act should be read in extended meaning या normal meaning बेटा, then such new act should be read in extended meaning to provide the remedy, उसको आपको extended meaning देना है ताकि remedy provide हो जाए। तुम्हारा 4th रूल खत्म हो गया बेटा। कौन सा रूल खत्म होगा, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन या फिर कौन सा रूल बेटा, हिडन रूल। आज इतना ही करेंगे हम लोग बेटा। तुमने आज 4 रूल लिख दिए बेटा। प्राइमरी रूल्स में क्या क्या लिख दिया बेटा, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, सेकेंड रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, तीसरा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, और चौथा क्या लिख दिया बेटा हमने, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन या फिर कौन सा रूल बेटा, हिडन रूल। ठीक है ना, आप 4 रूल, 6 प्राइमरी रूल है। नेक्स्ट क्लास में रूल्स को सेकेंडरी 2 है, तो 4 और रूल रह गए हमारे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, लिख के खत्म कर देंगे, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे बेटा इस चैप्टर से, बिल्कुल राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इस रूल के ऊपर या इस रूल के ऊपर, इस रूल के ऊपर। मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखवाया है, आप कॉपी से इसको रट दो, पेपर में एज इट इज लिख कर आ जाओ, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे बेटा, मेरी गारंटी है। कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, है ना। और वो लोग, आप लोग लेट आए थे तो आप वीडियो देख सकते हो अभी, है ना, तो ताकि थोड़ा जो हमने पढ़ना शुरू किया वो क्या था एक बार आप देख लोगे स्टार्टिंग का, तब और क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ हाँ, स्टार्टिंग से हमने पढ़ना शुरू किया था, तो मैं कह रहा हूँ आप एक बार ना जो स्टार्टिंग में आपने जो पोर्शन छोड़ दिया वो एक बार आप देख लो, ताकि जो चैप्टर है उसका आपको मीनिंग क्लियर हो जाए, है ना, वो आप देख लीजिएगा, है ना।